गलत हो गया, नहीं पढ़ा आपने। चलो ध्यान दो, लास्ट जो बुकलेट दी थी आपको उसमें जल की ज्यामिति बनाई हुई है, वो निकालो आप। द्विध्रुव आघूर्ण में, द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर जल की ज्यामिति बनाई हुई है, वो निकालो। ये बनाई हुई है ना जल की ज्यामिति, अगर नहीं लेके आए तो ध्यान से सुनना। ये बनाई हुई है, ठीक है, ये बनाई हुई है ना, ये गलत है, इसको काट देना आप, इसको काट देना, ठीक है। अरे बनाई हुई है, लास्ट लास्ट में देखो, हाँ ये बनाई हुई जल की ज्यामिति, देखो आप, इसको काट दो। जल की ज्यामिति हमने बनाई थी ऐसे, अरे संकरण पढ़ा था, जल की ज्यामिति बनाई थी ऐसे, ऐसे बनाई थी, याद आ रहा है क्या जल की ज्यामिति? अरे वैसे बनाई थी हमने, संकलन पढ़ा था तब। ये गलत है, वो सही है। अब देखो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कैसे ज्ञात करोगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी है? बंध के इलेक्ट्रॉन कौन आकर्षित करेगा? ऑक्सीजन। कौन आकर्षित करेगा? इधर भी कौन आकर्षित करेगा? ऑक्सीजन। इस तीर का और इस तीर की दिशा समान है, समान है ना। देखो इधर जहां पर लोन पेयर होता है वहां पर तीर का निशान होता है ऊपर, और जहां पर लोन पेयर तो तीर का निशान होता है ऊपर। सभी तीर का निशान किधर है? ऊपर की ओर। तो म्यू जीरो नहीं होगा, म्यू जीरो नहीं होगा ना। हाँ ये जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या है? ध्रुवीय है। क्या है ये? ध्रुवीय है। ये सही कर लो सब। जल का द्विध्रुव आघूर्ण, हाँ यही है, ये मिस्टेक से गलत हुई है, आप इसको ये करो, सही करो। वो काट करके ये संरचना बनाओ, संरचना काट करके ये संरचना बना लो आप। जल लगा लिया भाई इतना? ठीक है, घर पे जाके बना लोगे ना, सही कर लोगे सारे? प्रसाद मिल गया सबको? हाँ, खत्म हो गया। खत्म तो आपके हाथों में आने के बाद में तो खत्म होना था, थोड़ा थोड़ा लिया था, बच गया भाई और पड़ेगा है। तू रहने दे, सच्ची बता, सच्ची बता, मेरी कसम, है ना। गगनदीप को दो, वो मिठाई दो गगनदीप को, थोड़ा बहुत प्रसाद खाओ आप। खाइए खाइए खाइए। अरे रामदेव जी का है, ठीक है, रामदेव रह गया था ना। हाँ गलती हो गई मेरी, माफ करो मुझे, मैं गलती से आ गया, ठीक है। हैं वापस तो अब कैसे जाऊं मैं वापस? हम पढ़ रहे थे रासायनिक साम्य, क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक साम्य। और रासायनिक साम्य के अंदर हमने साम्य के गुणधर्म पढ़ लिए थे ना। कौन स्टूडेंट बताएगा रासायनिक साम्य के गुणधर्म या साम्य के गुणधर्म? अभिलक्षणिक गुणधर्म पढ़ा था ना। पहला गुणधर्म पढ़ा था, साम्य हमेशा बंद पात्र में स्थापित होगा, क्योंकि बंद पात्र में कौन सी अभिक्रिया चलती है? तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में क्या स्थापित होता है? साम्य स्थापित होता है। साम्य स्थापित की पहली कंडीशन यही रहेगी, ठीक है ना। दूसरी बात, हाँ बंद पात्र में साम्य पर अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर हो जाती है। साम्य पर अगर अभिक्रिया की दर और अगर पश्च अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? बराबर या समान हो जाती है। लेकिन सांद्रताएं क्या होती है? स्थिर होती है, कभी बराबर नहीं होती है। फिर आपने पढ़ा साम्य पर सभी, साम्य पर सभी कौन से गुणधर्म? कौन से गुणधर्म? मापनीय गुणधर्म क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। फिर आपने पढ़ा उत्प्रेरक का साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, साम्य की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर आपने पढ़ा, बताओ क्या? साम्य पर ई सेल डेल्टा जी और डेल्टा एस का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन एस और जी का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। क्यों? ये स्थिर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये क्या है? मापनीय गुणधर्म है। डेल्टा जी का मतलब क्या होता है?
गिव्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, और जी का मतलब क्या होता है, गिव्स मुक्त ऊर्जा। डेल्टा एस का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी परिवर्तन, और एस का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी। क्या होता है, एंट्रोपी। क्लियर है बात, ठीक है। अब हेडिंग डालोगे आप, लिखो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, और एग्जाम में 100% प्रश्न आएगा। कितना परसेंट है, 100%। कोई एक अभिक्रिया लिख करके दी जाएगी और आपसे उस अभिक्रिया का क्या लिखवाएंगे, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लिखवाएंगे। क्या लिखवाएंगे, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लिखाएंगे, ठीक है ना। याद रखना है, इसे ही कहा जाता है सक्रिय द्रव्यमान का नियम। क्या कहा जाता है, सक्रिय द्रव्यमान का नियम। सक्रिय द्रव्यमान का नियम। कल डीपीपी मिली थी सबको, नहीं मिली, सक्रिय द्रव्यमान का नियम। कल की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा मैं। कल नहीं मिली, कल मुझे था। सक्रिय द्रव्यमान का नियम, प्रतिपादक लिखना है आपको, प्रतिपादक, बातें नहीं। गुलबर्ग, गुलबर्ग व वागे दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। हाँ भाई हो गया, दोनों दोनों भाई हो, वैसे नहीं है मतलब, ठीक है। लिख लिया सबने, चलो नियम को समझते हैं, ध्यान देना है। लिखा नहीं आपने, बातें नहीं करनी है, पीछे बिठा दूंगा मैं वहां पे, वरना उनके बीच में बिठाऊंगा, हैं बीच में बिठाऊंगा फिर वहां पे, अगर बोल गया तो, हैं। चलो ये तो खो गया, लिखूं आगे लिखाऊं, चलो। देखो क्या कहता है ये नियम कहता है कि स्थिर ताप पर, कौन से ताप पर, स्थिर ताप पर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया, अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों की सांद्रता के, क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल, गुणनफल के समानुपाती होती है, के समानुपाती होती है। किसका नियम है ये, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम किसने दिया था, हाँ गुलबर्ग और वागे ने दिया था। ये नाम जरूर याद रखना है, प्रश्न डायरेक्ट आए कभी तो ये रिक्त स्थान में मिलेगा आपको, किस में मिलेगा, खाली स्थान में, और पूछा जाएगा किस तापमान पर, स्थिर तापमान पर, किस तापमान पर, स्थिर तापमान पर। याद रखना है, यहाँ पर ये खाली स्थान मिलेगा और आपको यहाँ पर पहचानना होगा क्या आएगा, सांद्रता के गुणनफल के क्या होती है, समानुपाती, क्या चीज, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। समझ में आई बात, या तो ये प्रश्न में क्या मिलेगा आपको, खाली स्थान में मिलेगा, या ये क्या मिलेगा आपको, खाली स्थान में मिलेगा, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट शब्द कितने हैं, दो। कौन से तापमान पर, स्थिर तापमान पर अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है, क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसका मतलब है दर को लिखते हैं अपन किससे, स्मॉल आर से। किससे लिखेंगे, स्मॉल आर से। आर समानुपाती, आर समानुपाती, इसका मतलब होता है बड़े कोष्ठक का मतलब सांद्रता, क्या है, सांद्रता। बड़ा कोष्ठक शुरू है और इसमें लिखा जाएगा
क्रिया कारक। क्या लिखा जाएगा इसमें? क्रिया। बातें कौन कर रहा है? क्रिया कारक। तू लिख दिया जा करके, मैं साइड में जाऊंगा। आर समानुपाती क्रिया कारकों की सांद्रता का गुणनफल। यहाँ पर क्रिया कारक होंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होंगे, चार होंगे, तो सारे क्या आएंगे? गुणा में आएंगे। सारे क्या आएंगे? गुणा में। इस बड़े कोष्टक का मतलब क्या है? सांद्रता। सांद्रता, या इसको लिखा जाता है सक्रिय द्रव्यमान। क्या लिखा जाता है? सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान। सुन लो, ये आर क्या है? दर। किसकी दर है ये? अभिक्रिया की दर है। किसकी दर है? और ये बड़ा कोष्टक ये क्या कह रहा है? याद रखना है, अगर ये कोष्टक लगा दिया, नियम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नियम क्या हो जाएगा? गलत। कोष्टक कौन सा लगेगा? ये वाला ही लगेगा। इसका मतलब क्या है? सांद्रता। क्या है इसका मतलब? सांद्रता। किसकी सांद्रता? क्रिया कारकों की सांद्रता का गुणनफल। क्रिया कारकों की सांद्रता का गुणनफल। बड़े कोष्टक का अर्थ है सांद्रता, या फिर क्या है? सक्रिय द्रव्यमान। तो इस नियम को किस नाम से जाना जाता है? सक्रिय द्रव्यमान के नाम से पहले सक्रिय द्रव्यमान के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में इस सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ क्या निकाला गया? क्या निकाला गया? सांद्रता। क्या निकाला गया? सांद्रता। तो इसको बोल दिया द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। क्या बोल दिया? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। उतार लो, लिख लो। समझ उतारा? ठीक है। अब हमने पढ़ा था उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या पढ़ा था? उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर दो अभिक्रियाएं होती है, बताओ कौन कौन सी? अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया। एक तो हमारे पास में ए कोई क्रिया कारक है और बी क्रिया कारक है। दोनों क्रिया करके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। याद रखना, गुलबर्ग और बागे नियम के अंदर, या मैं आपसे कहूं सक्रिय द्रव्यमान के नियम में, प्रोडक्ट चाहे कुछ भी बने, प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? क्रिया कारकों से है। किससे मतलब है? क्रिया कारकों से है। क्लियर है? यहां पर याद रखना है, मैं ये कहूं कि जो ए क्रिया कारक है उसके N1 मोल अभिक्रिया के अंदर क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। एक क्रिया कारक के N1 मोल अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। और बी जो क्रिया कारक है उसके N2 मोल क्या ले रहे हैं? अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए आपको नियम लिखना है। किसका? द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम लिखना है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लिखना है। तो अभी हमने पढ़ा आर समानुपाती। आर समानुपाती किसके? क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती थे क्रिया कारक। इसके अंदर लिखा हमने क्रिया कारक। अब बताओ क्रिया कारक कौन कौन से हैं? क्रिया कारक है आपके पास में ए और बी। तो हमने लिखा ए की सांद्रता गुणा बी की सांद्रता। अब गलती नहीं करनी है आपको। क्या गलती नहीं करनी है? N1 मोल है, ये पावर में जाएगा। N2 मोल है, ये किस में जाएगा? पावर में जाएगा। तो A का कितना मोल? N1 मोल। A की पावर N1, A की पावर N1 और B की पावर N2, B की पावर N2। ये है किसका नियम? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। प्रोडक्ट कुछ भी बने, द्रव्य अनुपाती क्रिया में प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? क्रिया कारकों से। अगर आपको अभिक्रिया संतुलित दी की हुई मिले तो अच्छी बात है, वरना अभिक्रिया संतुलित करना आना चाहिए, क्योंकि ये मोल जो है यही द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम में प्रमुख भूमिका निभाए। समझ आया क्या? समझ आया नहीं आया? देखो इधर, ये समानुपाती का निशान हटाते हैं तो आर बराबर के एक कांस्टेंट आएगा। के एक क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और ये लिखा जाएगा ए की पावर N1 और लिखा जाएगा बी की पावर N2। बी की पावर क्या है? N2। जहां के क्या है? के याद रखना दर
नियतांक। के क्या है? दर नियतांक। दर नियतांक। उतारो। इसके का, इसका पूरा नाम a की पावर n1 b की पावर n2। क्या नाम लिया? नहीं नहीं, सही है, पूछने दो क्या नाम लिया था। आर समानुपाती a की पावर n1 b की पावर क्या है n2। ये आर समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर जो k आएगा उसके को कहते हैं दर नियतांक। k को क्या कहते हैं? दर नियतांक। ठीक है ना, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये नियतांक है। ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होती। आगे सेम चीज लिखनी है आपको, ऐसे कैसे। ये है किसका नियम? ये है अपने गुलबर्ग और वागे का नियम, या द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, या इसे कहते हैं सक्रिय द्रव्यमान का नियम। ठीक है, बड़े कोष्टक का नाम है सांद्रता। क्या है? सांद्रता। ठीक है, इसके अलावा तो मैंने कोई और नाम नहीं दिया। ठीक है, चलूंगा अब। एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, ध्यान से समझना है आपको। ए प्लस में क्या है? बी। ए प्लस में क्या है? बी। और ये अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और बना रहा है प्रोडक्ट सी प्लस में क्या बना रहा है? डी। अभिक्रिया में जो एक क्रियाकारक भाग ले रहा है उसके कितने मोल है? n1 मोल। कितने मोल है? अच्छा, बी के जो भाग ले रहे हैं वो कितने मोल है? n2 मोल। लेकिन जो सी बन रहा है वो बन रहा है m1, और डी बन रहा है, वो बन रहा है m2। ध्यान देना यहाँ पर, n1 और n2 क्या है? n1 और n2 है क्रियाकारकों के मोल। ए के n मोल और बी के n2 मोल। ए के n1 मोल और बी के n2 मोल। उत्पाद जो बन रहा है उसमें सी के जो मोल है वो है m1, और डी का मोल कितना है? m2। कितना है? m2। बताओ, इतनी बात समझ आई? ये पूरी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिखी है। ठीक है ना, सिंबल रूप में लिखी है हमने। सिंबल का मतलब समझ गए? हाँ, सिंबल रूप में हमने संकेत के रूप में एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिखी है। ए कुछ भी हो सकता है, H2 हो सकता है, BI2 हो सकता है। H2 और I2 मिलकर के क्या बनाएगा? 2HI बनाएगा। क्या बनाएगा? 2HI बनाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, इसके अंदर दो अभिक्रिया है। एक तो अभिक्रिया कौन सी है? अग्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? अग्र अभिक्रिया। ठीक है, और एक अभिक्रिया कौन सी है? पश्च अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? पश्च अभिक्रिया। यहां से एक नई चीज निकल के आएगी, ध्यान से समझ रहा है, प्रश्न उस पर भी आता है। ठीक है, अगर अभिक्रिया के लिए हमसे पूछा जाए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या होगा? अगर अभिक्रिया के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या होगा? अगर अभिक्रिया के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या होगा? ये है ना, अगर अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाती है तो क्या होगा? देखो इधर देखो, ये आएगा आपके पास में R बराबर के। R बराबर के, फिर क्या बनेगा? A की पावर क्या आएगा? n1। क्या आएगा? और B की पावर क्या आएगा? n2। क्या ये अब अगर अभिक्रिया के लिए सही है? अगर अभिक्रिया के लिए सही है ना, ये लिखा हमने n2। ठीक है, बातें मत करो। ये है आपके पास में। अच्छा,
कौन सी अभिक्रिया ये? अग्र अभिक्रिया। तो रेट ऑफ कौन सा हो जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये हो जाएगा नियतांक कौन सी अभिक्रिया के लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो इसको लिखेंगे अपन के अप से। किसे लिखेंगे? के अप से लिखेंगे। ठीक है। पश्च अभिक्रिया के लिए याद रखना है आर बी, यानी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। बताओ अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? के बी। के बी बैकवर्ड रिएक्शन। अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्रिया कारक कौन बना? कौन बना? सी। और कौन बना? डी बना। तो याद रखना है आपको, ये आ जाएगा आपका सी। सी की पावर कितनी? m1। और डी की पावर कितनी है? m2। डी की पावर कितनी है? m2। ये पश्च अभिक्रिया के लिए क्या है? गुलवर्ग और वागे नियम है। और ये क्या है? अग्र अभिक्रिया के लिए क्या है? गुलवर्ग और वागे नियम है। दोनों बात समझ आई? इतना उतारो एक बार। पता है मुझे आप साथ साथ उतारे बिना रहोगे नहीं। कुछ लोग है साथ साथ उतारे, उतारो। साथ साथ उतार लिया था। अभी उतार। आर एफ का मतलब क्या होता है? आर एफ का मतलब क्या होता है? इधर पीछे ऊपर का नाम के बी का मतलब क्या होता है? हाँ, के बी का मतलब क्या होता है? के बी का मतलब क्या होता है? के का मतलब क्या होता है? हाँ? बस उतार लिया साथ साथ में। हाँ? कहानी खराब है आप लोगों की। लिख लिया ये सब। साम्य पर, साम्य पर अगर अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? बराबर। कौन सी अभिक्रिया ये? उत्क्रमणीय। इसका मतलब है इसमें साम्य स्थापित हो सकता है। और जब साम्य स्थापित होगा तो हम लिख सकते हैं कि आर एफ बराबर क्या है? आर बी। आर एफ बराबर क्या है? आर बी। साम्य पर आर एफ बराबर क्या होता है? आर बी होता है। तो हम लिख सकते हैं, बताओ क्या आर एफ का मान कितना था? आर एफ का मान अभी कितना निकाला हमने? क्या लिखा था आर एफ के लिए बाकी नियम? के एफ ब्रैकेट ए की पावर n1 और b की पावर n2। आर बी के लिए हमने क्या लिखा था? के बी। के बी सी की पावर m1 और डी की पावर क्या है? n। डी की पावर क्या है? m। दोनों बराबर है। दोनों बराबर है तो अपन दोनों का अनुपात लेंगे। दोनों का क्या लेंगे? अनुपात। अनुपात लेंगे तो अगला स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा के एफ। क्या? के एफ अपॉन क्या? के। कौन सा है? के बी। के एफ अपॉन के बी बराबर के एफ और के बी। यानी अब की बार ये दोनों चीज बदल जाएगी। ऊपर क्या लिखा आपने? के एफ। इसके सामने लिखा जाएगा के बी वाला। क्या लिखा जाएगा? सी। सी का पावर कितना आएगा? m1 अपॉन कितना आएगा? डी की पावर कितना आएगी? m2 अपॉन ए की पावर क्या है? ए की पावर है n1 और बी की पावर क्या है? n2। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब अपन वज्र गुणा करेंगे ना, वज्र गुणा तिरछा गुणा करेंगे, तो के एफ का इसके साथ में गुणा होगा तो ये चीज आएगी, और के बी का इसके साथ में गुणा होगा तो वो चीज आएगी, सेम वो चीज आ जाएगी। इसलिए इसको ऊपर नीचे करके लिखना होता है। ठीक है। ये क्या बना? ये बना, बताओ किसका? के एफ। के एफ क्या होता है? अगर अभिक्रिया का वेग नियतांक या दर नियतांक
और पश्च अभिक्रिया का वेग नियतांक या दर नियतांक के अनुपात को एक नाम दे दिया, और नाम दे दिया हमने क्या, के सी। क्या नाम दे दिया, के सी। ठीक है ना, सांद्रता साम्य स्थिरांक। क्या नाम दे दिया, सांद्रता साम्य स्थिरांक। सांद्रता साम्य स्थिरांक क्या होता है, सांद्रता साम्य स्थिरांक साम्य अवस्था पर अगर अभिक्रिया का दर और पश्च अभिक्रिया की दर का अनुपात क्या कहलाता है, सांद्रता साम्य स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, सांद्रता साम्य स्थिरांक। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए सांद्रता साम्य स्थिरांक को लिख करके बताओ, या निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए सांद्रता साम्य स्थिरांक कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। 4 अभिक्रियाएं हैं आपके कोर्स में। कितनी अभिक्रियाएं, अमोनिया निर्माण की एबर विधि, PCl5 का वियोजन, और एक है HI का बनना, एक है HI का बनना, और एक है कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन, कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन। इन चारों अभिक्रियाओं में किसी एक अभिक्रिया का या तो क्या लिखना आएगा, सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा, गुलबर्ग या भागे का नियम। फिर क्या लिखना आएगा, केसी। इन चारों अभिक्रियाओं में से किसी एक अभिक्रिया का क्या लिखना आएगा, केसी लिखना आएगा। तो केसी कैसे लिखते हो, या तो अगर अभिक्रिया का क्या दर नियतांक और पश्च अभिक्रिया के दर नियतांक का अनुपात क्या कहलाता है, केसी कहलाता है। केसी क्या है, सांद्रता साम्य स्थिरांक, या उत्पाद की सांद्रता का गुणनफल बटा क्रिया कारक की सांद्रता का गुणनफल। उत्पाद की सांद्रता और क्रिया कारक की सांद्रता का गुणनफल का जो अनुपात है वो किसके बराबर आता है, केसी के बराबर आता है। क्लियर है, समझ गए। उतारो फिर अपना आगे लिखते हैं। अच्छा, यहां से उतारना जब शुरू करो तो एक चीज लिखना है, साम्य पर आर एफ बराबर आर बी, आर एफ बराबर आर बी। इसलिए अब लिख लो हो गया, लिखवाऊंगा केसी के बारे में लिखवाऊंगा। के एफ अपॉन के बी लिखा, लिख लिया। इसके ऊपर ऐसे ही आप चक्कर लगाओगे और इसके नीचे तीर का निशान लिखो, के सी बराबर ये चीज लिखो सामने, के सी बराबर ये चीज लिखोगे सामने। नहीं पता, समझ नहीं आया, इसके ऊपर गोलाकार निशान लगा करके, गोलाकार करके तीर का निशान लगा करके नीचे लिखोगे केसी। मतलब इसको इसको अनुपात को हमने क्या बोल दिया, केसी बोल दिया। यानी के एफ अपॉन के बी को क्या बोला जाएगा, केसी, और बराबर ये सेम चीज लिखेंगे। लिख दिया, हाँ, केसी बराबर, अब सेम चीज लिख दो जो ऊपर लिखी आपने। के सी बराबर क्या है, सी की पावर m1 डी की पावर m2 अपॉन ए की पावर m1 अपॉन बी की पावर। लिखो, स्थिर ताप पर अग्र अभिक्रिया, स्थिर ताप पर अग्र अभिक्रिया के वेग नियतांक ब्रेक में ना केएफ, ये वेग नियतांक ब्रेक में ना केएफ अग्र अभिक्रिया
अग्र अभिक्रिया के वेग नियतांक, अग्र अभिक्रिया के वेग नियतांक ब्रैकेट में लिखना है आर एफ, ओ सॉरी के एफ, के एफ, तथा पश्च अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया के वेग नियतांक के बी, पश्च अभिक्रिया के वेग नियतांक के बी के अनुपात को, के अनुपात को, के अनुपात को सांद्रता साम्य स्थिरांक, सांद्रता साम्य स्थिरांक ब्रैकेट में लिखना के सी, सांद्रता साम्य स्थिरांक, सांद्रता साम्य स्थिरांक ब्रैकेट में लिखना के सी कहा जाता है, कहा जाता है। या स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर पश्च अभिक्रिया, सॉरी लिखो आप उत्पाद, लिखो उत्पाद, कोई बोलेगा नहीं, ध्यान से सुन लेना। स्थिर ताप पर उत्पाद, उत्पाद तथा क्रिया कारकों, उत्पाद तथा क्रिया कारकों, उत्पाद तथा क्रिया कारकों की सांद्रताओं के, की सांद्रताओं के अनुपात, की सांद्रताओं के अनुपात, की सांद्रताओं के अनुपात को केसी कहा जाता है, केसी कहा जाता है। दोनों बात समझ आई या नहीं? बात बराबर है ना? अगर अभिक्रिया का वेग नियतांक और पश्च अभिक्रिया के वेग नियतांक के अनुपात को क्या कहा जाता है? केसी कहा जाता है। ठीक है ना? और इनका अनुपात लिखोगे तो क्या लिखोगे? उत्पाद, उत्पाद और क्रिया कारकों की सांद्रता का अनुपात क्या कहलाएगा? केसी कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? केसी कहलाएगा। चलोगे, एक बात याद रखना है, मान लीजिए आपके पास में एक अभिक्रिया है, ए प्लस में क्या बन रहा है? बी बन रहा है। तो ए प्लस क्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। तो ये तो लिखने के काम आएगा किसके लिए? किसके लिए काम आएगा? सिर्फ और सिर्फ किस में काम में लेते हैं इसको लिखने के लिए? हैं? गुलबर्ग और बागे नियम में इसको काम में लेते हैं केवल। प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है हमें। और जब प्रोडक्ट बन करके क्रिया कारक और उत्पाद दोनों को काम में लिया जाता है तो किसको लिखने के लिए काम में लिया जाता है? केसी को लिखने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है ना? केसी को लिखने के लिए दो चीज होनी चाहिए आपके पास में, क्रिया कारक और एक क्या होना चाहिए? उत्पाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रिया कारक और एक उत्पाद होना चाहिए। क्रिया कारक और उत्पाद के बिना क्या नहीं लिखा जाएगा? जबकि उत्पाद नहीं है तो हम गुलबर्ग और बागे नियम लिख सकते हैं। केवल क्या होना चाहिए हमारे पास में? क्रिया कारक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? क्रिया कारक होने चाहिए। दोनों बात समझ आई? आगे ना समझ में? अब केसी लिखेंगे ना किसी अभिक्रिया के लिए, तो उस अभिक्रिया में क्रिया कारकों के कौन से मोल काम में लिए जाएंगे? केवल गैसीय और केवल क्या? लिक्विड। केवल गैसीय और केवल लिक्विड। यानी जो क्रिया कारक गैस में दिया गया है, जो क्रिया कारक लिक्विड में दिया गया है, लिक्विड की जगह एक नाम और आ सकता है, एक्वस सॉल्यूशन। क्या आ सकता है? एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन। एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन। जब भी अभिक्रिया दी जाएगी तो उस अभिक्रिया में जो क्रिया कारक होंगे, उत्पाद होंगे, उनके पदों के अंदर लिखा होगा गैस, लिक्विड या एक्वस सॉल्यूशन। जब ये तीन चीजें अभिक्रिया के अंदर है तो इन तीन चीजों को लिखा जाता है। कैसे लिखते समय जो ठोस होगा उस ठोस को काम में नहीं लेना, उस ठोस को काम में नहीं लेना। समझ में आ गई बात? उस ठोस को काम में नहीं लेना।
ठीक है, केवल क्या काम में लोगे आप? गैस, लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशन, ये चीज ही काम में लोगे। आप काम में नहीं लोगे कौन सा? सॉलिड, जिसके आगे ये लिखा होगा एस। जैसे हमने इस अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखी है, और समीकरण लिखी है हमने, क्या बनाया इसने? सी और डी बनाया। क्या बनाया? सी और डी बनाया। ठीक है, ये है गैसीय फॉर्म के अंदर और ये है सॉलिड फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। ये क्या है? गैसीय फॉर्म में, और ये क्या बन रहा है? सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से अभिक्रिया में आपके सामने लिखा हुआ होगा कि ये G का मतलब क्या है? गैस, S का मतलब क्या है? सॉलिड। ये क्या है? गैस, और ये क्या है? पहले तो इस अभिक्रिया के लिए मैं लिखना चाहूं गुलबर्ग और वागे नियम। क्या लिखना चाहूं? गुलबर्ग और वागे नियम लिखना चाहूंगा। तो गुलबर्ग और वागे नियम में चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, तीनों चीजें काम में ली जाएगी। ठीक है ना? तो इस अभिक्रिया के लिए गुलबर्ग और वागे नियम लिखेंगे तो R बराबर के A की पावर कितनी आ जाएगी? N1। N1 मोल होंगे तो क्या आ जाएगी? N1 मोल। इसका लिखा हमने N1, और ये क्या है? N2। तो इसका आ जाएगा कितना? B की पावर कितना आ जाएगा? N2। ये इस अभिक्रिया क्या बन गया? गुलबर्ग और वागे नियम बन गया। क्लियर है? लेकिन हमें लिखना है इस अभिक्रिया के लिए क्या? Kc। क्या लिखना है? Kc लिखना है। तो इस अभिक्रिया में केवल और केवल Kc लिखते समय आपको याद रखना है केवल गैस होगा और केवल क्या होगा? लिक्विड, यानी एक्वस सॉल्यूशन होगा। वो ही दोनों चीज लिखी जाएगी, ठोस को नहीं लिखा जाएगा। ठोस को नहीं लिखा जाएगा। जैसे जैसे इस अभिक्रिया के लिए मुझे लिखना है Kc, तो जल्दी बताओ, पहले ऊपर क्या लिखा जाएगा? उत्पाद। क्या लिखा जाएगा ऊपर? उत्पाद। क्या इसको लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। इसको नहीं लिखा, क्योंकि वो क्या है? ठोस। वो क्या है? ठोस। तो केवल क्या लिखा जाएगा? सी। सी की पावर कितनी? m1। सी की पावर कितनी? m1। ठीक है, तो फिर क्रिया कारक में क्या आ जाएगा? क्रिया कारक में आएगा केवल ए। बी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि बी क्या है? सॉलिड। बी क्या है? सॉलिड। ठीक है ना? तो ये लिखा जाएगा ए की पावर कितनी है? n1। बताओ, ये इस अभिक्रिया का क्या हो गया? केस। इस अभिक्रिया का क्या हो गया? केस। ठीक है, समझ गए? लिखो, नोट लगाओ। कौन सा ये लिखाऊंगा? मैं बोल करके लिखाऊंगा। अच्छा, एक तो होता है जलीय विलयन, एक तो होता है जलीय विलयन, और एक होता है द्रव। एक होता है द्रव। मैंने थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक की है। जलीय विलयन और द्रव काट दिया क्या मैंने? अच्छा, याद रखना, जलीय विलयन को लिखा जाता है किससे? एक्वस सॉल्यूशन से AQ। और द्रव को लिखा जाता है किससे? लिक्विड से। द्रव को किससे लिखा जाता है? लिक्विड से। जहां पर जलीय विलयन होगा ना, एक्वस लिखा होगा, वही चीज काम में ली जाएगी। द्रव लिखा जाएगा, वो चीज काम में नहीं ली जाएगी। नोट लगाया आपने? लिखो नोट के अंदर। किसी अभिक्रिया का Kc लिखते समय, किसी अभिक्रिया का Kc लिखते समय, Kc लिखते समय गैस व जलीय विलयन, गैस व जलीय विलयन को लिखा जाता है। जलीय विलयन को लिखा जाता है। जलीय विलयन को लिखा जाता है, ठोस और द्रव को नहीं। ठोस और द्रव को नहीं। ठोस और द्रव को नहीं। लिखा? क्वेश्चन लिखो। अभिकारक ए व बी, अभिकारक ए व बी, अभिकारक ए व बी के N1 व N2 मोल, के N1 व N2 मोल, N2 मोल गैसीय व ठोस अवस्था में क्रिया करके, गैसीय व ठोस अवस्था में क्रिया करके, गैसीय व ठोस अवस्था में क्रिया करके
सी व डी के, सी व डी के M1 व M2 मोल, सी व डी के M1 व M2 मोल गैसीय व ठोस अवस्था में बनाते हैं। M1 व M2 मोल गैसीय व ठोस अवस्था में बनाते हैं, ठोस अवस्था में बनाते हैं। तो अभिक्रिया के लिए, तो अभिक्रिया के लिए Kc लिखो, तो अभिक्रिया के लिए Kc लिखो। ठीक है, जहां पर ये प्रश्न लिखा है आपने खत्म किया इस प्रश्न को, वहां पर इन सिंबलों का अर्थ लिखो। जी का अर्थ होता है गैस, लिखो जी का अर्थ क्या होता है, गैस। एस का अर्थ होता है ठोस, सॉलिड, क्या होता है, ठोस, सॉलिड। ठीक है, फिर आएगा क्या, लिक्विड, इसका अर्थ होता है द्रव, क्या होता है, द्रव। ठीक है, और एक आएगा बताओ क्या, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का अर्थ होता है जलीय विलयन, जलीय विलयन, जलीय विलयन। बताओ ये काम में आएगा, कैसे लिखते समय काम में आएगा, ये काम में नहीं आएगा और ये काम में नहीं आएगा। कौन सा काम आएगा, ये काम आएगा, एक्वस सॉल्यूशन वाला काम में आएगा। ठीक है, तो कैसे लिखते समय किसको ध्यान में रखना है, गैसीय मोल है तो उसको लिखा जाएगा, और एक्वस सॉल्यूशन है जलीय विलयन है तो उसको लिखा जाएगा, ठोस और द्रव को नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है बात, लिख सकते हो इसके लिए। ये उतारो, फिर अपन अमोनिया अभिक्रिया के लिए देखते हैं। ये उतार लोगे सीधा, Kc बराबर C की पावर m1 A की पावर n1, ये उतारना है नीचे वाला सीधा। हाँ, ऊपर वाली अभिक्रिया लिखोगे, लिख लो, लिख लो, लिखो 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 लिखो, ऊपर वाली अभिक्रिया लिख लो फिर। अभिक्रिया लिखने के बाद में केवल ये लिखना है Kc बराबर C की पावर m1 अपॉन, अरे ये तो गुलबर्ग और वागे नियम है, ये तो लिख लोगे आप। हाँ, इतने इंटेलिजेंट हो आप, लिख लोगे। अभी नहीं लिखना है ये इसके अंदर, इसमें तो केवल क्या Kc लिखना है आपको, क्या लिखना है, Kc। अरे घर जाके कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने तो समझा दिया। अभी ऐसे तो लिखा जाता है गुलबर्ग और वागे नियम, और ऐसे लिखा जाता है Kc। वहां घर जाकर के देखोगे पहले ये लिखो, इसमें तो आपने C को काउंट किया ही नहीं, केवल क्या लिखा है, ए बी लिख दिया इसके अंदर, है ना, और इसके अंदर बी नहीं लिखा आपने, इसके अंदर बी नहीं लिखा, तो ये इसका रूप नहीं है, ये तो गुलबर्ग और वागे नियम है, ये अलग लिखा जाता है, Kc अलग लिखा जाता है। इस अभिक्रिया के लिए मैंने दोनों चीज लिखे हैं, एक तो गुलबर्ग वागे नियम लिख करके दिखाया आपको, और एक क्या लिख करके दिखाया, और आगे जब भी प्रश्न कराऊंगा उसमें पहले लिखना होगा आपको क्या, गुलबर्ग वागे नियम, फिर क्या लिखना होगा, Kc लिखना होगा। क्लियर है बात। हाँ, 8 अभिक्रियाएं हैं, 8 अभिक्रियाओं के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, गुलबर्ग वागे नियम लिखना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा, और उन 8 अभिक्रियाओं में से कोई एक अभिक्रिया आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, कोई एक अभिक्रिया आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, हाँ, उससे बाहर एक भी अभिक्रिया नहीं आएगी। चलो एक अमोनिया की अभिक्रिया से अपन समझते हैं, फिर मैं प्रैक्टिस के लिए आपसे क्वेश्चन कराऊंगा। अमोनिया अभिक्रिया ऐसे होती है, अमोनिया निर्माण की अभिक्रिया N2 प्लस में H2, कोई बोलेगा नहीं, मैं पूछूंगा वही बताएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और बनता है, बताओ क्या, NH3, क्या बनता है, NH3, NH3 बनता है। क्या ये अभिक्रिया संतुलित है, नहीं है, और एग्जामिनर भी हमें संतुलित करके नहीं देगा। ठीक है ना, एग्जामिनर भी संतुलित करके नहीं देगा, संतुलन हमें करना होगा। ठीक है, बताओ यहाँ पर कितने लगाऊं, यहाँ 2 लगाऊं, नहीं लगाना, यहाँ पर कितने लगाऊं, 3, और यहाँ पर कितने लगाऊं, देखो सबसे पहले देखो नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, इसको कर देते हैं कितना, 2, कर दिया 2, नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन कितने हो गए, लेकिन नाइट्रोजन 3 दुआ
6, तो यहाँ पर कितने लगाऊं, 3 दुआ 6। अब ये क्या होगी, ये पहले तो लिखना है इसके लिए गुलबर्ग और वागे नियम। इस अभिक्रिया के लिए क्या लिखना है, गुलबर्ग और वागे नियम। गुलबर्ग और वागे नियम लिखोगे, बताओ कैसे, आर बराबर के, फिर क्या लिखा आपने, ए की जगह क्या आएगा, N2, यानी यहाँ पर ए क्या है और बी क्या है, क्या प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब है, गुलबर्ग वागे नियम में प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब है नहीं। तो हमने लिखा के, क्या लिखा के, और N2 की पावर कितनी, N1 का मतलब क्या है, 1 मोल है, ये कितना मोल है, 1 मोल है। 1 मोल नाइट्रोजन अणु ने 3 मोल हाइड्रोजन अणु के साथ में क्रिया की है, तब 2 मोल क्या बना है, अमोनिया बना है। 2 मोल क्या बना है, अमोनिया बना है। समझ में आई बात। तो N2 की पावर में हमने 1 लगाओ या न लगाओ कोई मतलब है नहीं। N2 की पावर में क्या लगाओ आप, 1 लगाओ या न लगाओ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी की पावर उतनी ही संख्या होती है। जैसे मैंने लिखा 1 की पावर 1 तो कितना आएगा, और 4 की पावर 1 लिखा तो भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। चलो अब देखो इधर क्या है, हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की पावर में कितना, 3। ये क्या बन गया इस अभिक्रिया का, इस अभिक्रिया का गुलबर्ग और वागे नियम बन गया। इस अभिक्रिया का गुलबर्ग और वागे नियम बन गया है। ये 3 यहां से आया, हमने लिखा ना N1 और क्या लिखा N2। तो N1 का मतलब क्या हो गया, इसके मोल कितने हैं, 1, इसके मोल कितने हैं, 1, और इसके मोल कितने हैं, 3, कितने हैं, 3। तो ऊपर सांद्रता के ऊपर जो पावर लगती है वो क्या आता है, स्टाइकियोमेट्री गुणा किया मोल आता है, स्टाइकियोमेट्री गुणा किया मोल आता है। ठीक है, इसलिए स्टाइकियोमेट्री गुणा का हमने पहले पढ़ा, काम आएगा ना, मोल भी निकालना यहाँ पर काम आएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, लिख सकते हो गुलबर्ग और वागे नियम। अब इसके लिए आपको लिखना है केसी, क्या लिखना है, केसी। चलो देखो, नाइट्रोजन को लिया गया गैसीय फॉर्म में, किस फॉर्म में लिया गया, हाइड्रोजन को लिया गया किस फॉर्म में, गैसीय फॉर्म में, और अमोनिया भी बनते हैं किस फॉर्म में, गैसीय फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, अब केसी लिखेंगे तो केसी लिखते समय ऊपर आता है उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की, और नीचे आता है बताओ क्या, क्रिया कारकों की सांद्रता, क्रिया कारक की क्या आता है, सांद्रता आती है। ये लिखा हमने क्रिया कारक की सांद्रता। तो ऊपर उत्पाद की सांद्रता कितनी है, NH, क्या बना है उत्पाद में, NH3 अमोनिया, और अमोनिया के गुणांक में क्या लिखा है, 2। तो इसकी सांद्रता कितने मोल में है, 2, NH3 की पावर 2, NH3 की पावर 2। अरे समझ आ रहा है क्या, ठीक है। फिर भाग में देखो, इधर क्रिया कारक क्या है, N2 और 3H2। तो N2 की पावर कितनी है, एक, एक को लिखो या न लिखो। फिर देखो इधर हाइड्रोजन की पावर कितनी है, हाइड्रोजन की पावर कितनी है, 3, हाइड्रोजन की पावर कितनी है, 3। ये बन गया इस अभिक्रिया का केस, क्या बन गया इस अभिक्रिया का केस। ठीक है, अब उतार लो, 100% इस पे प्रश्न आएगा केसी पर, 100% आपके एग्जाम में केसी पर प्रश्न पूछा जाएगा। पुराने पेपर देखना आज जाकर के इस चैप्टर के, ठीक है। हाँ नाजुक, पढ़ते हो ना पुराने पेपर, हाँ इस चैप्टर के पुराने पेपर जाकर के देखना। एक प्रश्न, 2 प्रश्न रिपीट आपको जरूर मिलेंगे, जिसमें से एक, कब से एग्जाम हुए रहे आपके, 2010 से, 10 से हो रहे हैं जेट का एग्जाम, जेट का एग्जाम 2002 से, 2 से हो रहा है ना। तो अमोनिया का प्रश्न आपको एक बार जरूर मिलेगा आया हुआ। इस अभिक्रिया का क्या लिखना है आपको, केसी लिखना है, एक बार जरूर मिला होगा आपको आया हुआ। हाँ, अमोनिया के बारे में कह रहा हूं मैं, अदर भी तो अभिक्रियाएं हैं, अदर भी तो अभिक्रिया है ना, अमोनिया का जरूर मिलेगा। उतार लिया, कंटेनर में कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करवाया था हमने,
विघटन करवाया था, कंटेनर में करवाया था ना। क्या बनाई थी? CO2 गैस बनाई थी। और क्या बना था? CaO कैल्शियम ऑक्साइड बना था। क्या बना था? कैल्शियम ऑक्साइड बना था। आगे स्किप करूं इसको? नहीं करना। ये लिख रहे हैं, महात्मा बुद्ध जी लिख रहे हैं, सम्राट किलबिश लिख रहे हैं, अंधेरा कायम रहेगा। ये तो समझ आ रहा है? इधर समझ आ रहा है सबको? लिख दोगे? हाँ, टिक मारना है वहां पे। टिक मार दोगे? टिक ही मारना है। ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे। ऑप्शन जिस प्रकार एक ऑप्शन में आएगा ना, एक तो ये आ गया, इसका उल्टा करके दे देंगे, इसका जस्ट अगले ऑप्शन में उल्टा करके दे देंगे, केवल ऊपर वाला लिख देंगे और या फिर नीचे वाला लिख देंगे। टिक वो करना है जो आपको सही लगे, बाकी एग्जामिनर ने तो देख रखा है कौन सा सही होगा। ठीक है, अरे लिख लिया? देखो, एक अभिक्रिया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका विघटन किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है तो विघटन होगा, इसका विघटन होगा तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में क्या बनेगा? CO2। क्या बनेगा? CO2। क्या अभिक्रिया संतुलित है? अभिक्रिया संतुलित है ना? देखो इधर कितने कैल्शियम, कितने कैल्शियम, कार्बन कितने, सॉरी हाँ कार्बन कितने, एक, और ऑक्सीजन तीन, कितने? तीन, तीन, एक और दो, तीन। अभिक्रिया संतुलित है। अब बताओ कैल्शियम कार्बोनेट किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। और कैल्शियम ऑक्साइड किस अवस्था में होता है? कैल्शियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में होता है। सुनना है ना? हाँ, तो किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। और ये किस अवस्था में होती है? पहले तो सब लिखोगे इनके लिए गुलबर्ग और बागे नियम, गुलबर्ग और बागे नियम लिखोगे। इस अभिक्रिया के लिए लिखो, गुलबर्ग बागे नियम कहता है कि अभिक्रिया की दर स्थिर ताप पर किसके समानुपाती होती है? क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो केवल क्या काम आएगा? क्रिया कारक काम में आएगा। गुलबर्ग और बागे नियम में केवल क्या काम आएगा? क्रिया कारक काम में आएगा। मतलब सीधा आएगा क्या? क्या आएगा? अरे R बराबर K, और ब्रैकेट में क्या आएगा? CaCO3। CaCO3 इस अभिक्रिया का क्या है? गुलबर्ग बागे नियम, गुलबर्ग बागे नियम है। अब लिखना है आपको Kc। क्या लिखना है? Kc। ये किस अवस्था में है? काम में नहीं लिखा जाएगा। ये किस अवस्था में है और ये किस अवस्था में है? केवल क्या आएगा? CO2 की सांद्रता, CO2 की सांद्रता। तो इस अभिक्रिया का जो Kc बना वो बनेगा केवल क्या? CO2 की सांद्रता। क्या इसके पावर में कुछ लिखना है? नहीं लिखना। कितने मोल है? एक मोल है। कितने मोल है? एक मोल। कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोल जब टूटता है तो याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड का भी एक मोल बनता है। और याद रखना कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का भी कितने मोल बनता है? एक मोल बनता है। कितना मोल बनता है? तो फिर बताओ, आधा मोल CO2 बनाने के लिए, आधा मोल CO2 बनाने के लिए कितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी? आधा मोल की आवश्यकता होगी। जब एक मोल से क्या बनता है? एक मोल बनता है, तो फिर आधे मोल से कितना बनेगा? आधा मोल बनेगा। दो मोल बनाना हो तो दो, कितना मोल? दो मोल। क्लियर है? ठीक है, ये लिखा जाएगा इसका केस। ठीक है, एक अभिक्रिया और लिखो, उतार लो उतार लो उतार लो। हम्म, चलो भाई, चलो फिर चलो। PCl5, PCl5 का संकरण क्या होता है? PCl5 का संकरण क्या होता है?
Sp कितने सिग्मा बंध बना रहा है, कितने सिग्मा बंध बन रहे हैं, 5 बन रहे। कितने, फॉस्फोरस के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, क्लोरीन को कितने चाहिए, 1, तो 1 क्लोरीन, 5 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करता है, साझेदारी, तो 5 सिग्मा बंध का क्या बनता है, और जब 5 संकरित कक्षक बनते हैं तो sp3d, sp3d, 3 और 1 4 और 1 5, संकरण कौन सा होगा, ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपद। कितने सिग्मा बंध, 5, और लोन पेयर, लोन पेयर, शाबाश शाबाश शाबाश, वो पीछे बैठे हंस रहे हैं, यही संकरण sp3d2 होता है ना, होता है ना, नहीं होता। PCl5 टूटता है तो बनता है PCl3, प्लस में बनता है Cl2, प्लस में बनता है Cl2। ये भी गैसीय अवस्था में, ये भी कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में। केवल लिखना है आपको पहले क्या, गुलबर्ग वागेनियम लिखो, फिर लिखोगे आप इनका क्या, केसी लिखोगे, सांद्रता साम्य स्थिरांक लिखिए, हाँ ये उतारो और लिखो। हो गया, सबका, चलो ठीक। आर बराबर क्या लिखा, के ब्रैकेट PCl5 संतुलित अभिक्रिया, ठीक है, इतना आएगा, ये गुलबर्ग वागेनियम है, ठीक है। फिर क्या लिखा जाएगा, केसी, क्या लिखा जाएगा, केसी लिखा जाएगा, तो पहले क्या लिखा जाएगा, उत्पाद, उत्पाद लिखा जाएगा, तो PCl3, क्या लिखा जाएगा, PCl3, फिर क्या लिखा जाएगा, Cl2 अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, PCl5, ये आ जाएगा इसका केसी लिखना। क्लियर है बात, उल्टा कर दिया, गलती यही होगी, एग्जाम की पहली गलती क्या होगी, उल्टा, उल्टा क्यों, ऊपर लिखेंगे क्रियाकारक, नीचे क्या लिखेंगे, उत्पाद। हमें तो आ रहा है, घर आकर के देखो कि अल्लाह ये क्या हुआ है, ये तो गलत हो गया है ना, सही है, लिख रहे हो, लिख भाई, लिख लिख तो लिख मेरे चांद, लिख मेरे चांद, लिख लिया, मैं कर रहा हूं, घर जाना है, बहुत ही बेकार ना, अभी 3 बजे तक क्लास लूँ, कितने बजे तक, 3 बजे, हाँ 10 मिनट में जितना होगा मैं कराऊंगा। कल डीपीपी में अगर कोई क्वेश्चन मिले इससे बाहर, तो कोई कारो कौन करो क्या माना करवाए कौन, ठीक है, नहीं मैं करूँ जी तो सोच गए भी तो वो को नहीं है, ठीक है, समझ में आई बात, जकनिया के देने के माना ही तो करवाए, इतना पर्सन आया, इतना आया को नहीं, तो फिर मैं तड़का मारूंगा जूत खोले, समझ आई नहीं बात, आपको समझ आया, गुलबर्ग वागेनियम और क्या लिखना, केसी लिखना, आया समझ में, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, मेन एग्जाम में केसी लिखना आएगा, गुलबर्ग वागे आए न आए लेकिन केसी लिखना जरूर पूछा जाएगा। अब केसी को और गहराई में जाकर के क्या पूछेगा, अभिक्रिया देगा, और उस अभिक्रिया के लिए केसी की यूनिट लिखनी देगा, क्या यूनिट लिखनी, तो केसी की जो यूनिट लिखी जाएगी, केसी की इकाई यानी केसी की यूनिट, ये इसका गहराई का प्रश्न बनेगा, इसमें डीप जाएगा तो क्या पूछेगा, वो केसी की क्या लिखनी पूछेगा, यूनिट लिखना पूछेगा, और यूनिट लिखा जाता है, वो लिखा जाता है मोल, लीटर, लीटर की पावर किसमें, माइनस,
इसमें लीटर की पावर माइनस में, और माइनस में कितनी है 1, और इसके पावर में लगा होता है डेल्टा एन। क्या लगा होता है डेल्टा एन। ठीक है, अब यहां से हमें पका करके खानी पड़ेगी, पकी पकाई नहीं मिलेगी, मतलब डेल्टा एन का मान निकालना पड़ेगा, डेल्टा एन का मान निकालना पड़ेगा। और डेल्टा एन का मान कैसे निकाला जाता है समझ लो पहले। हाँ, डेल्टा एन का मान निकाला जाता है, देखो गैसीय उत्पाद के मोल, गैसीय उत्पाद के मोल, और इसमें से माइनस करना होता है गैसीय उत्पाद की जो मोल है, इसमें से घटाना होता है किसको, गैसीय क्रिया कारकों के मोल को। किसको घटाना पड़ता है, गैसीय क्रिया कारकों के मोल, गैसीय क्रिया कारक, गैसीय क्रिया कारक के मोल। डेल्टा एन का मान कैसे निकलेगा, डेल्टा एन का मान निकलेगा, वो निकलेगा गैसीय उत्पाद के मोल माइनस क्या है गैसीय क्रिया कारक के मोल। और यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, कोष्टक में बंद करो, डेल्टा एन पावर में जाएगी। अब आपने अभिक्रिया लिखी, आपने कौन सी अभिक्रिया, PCl5, PCl5, इसको तोड़ा और बनाया आपने क्या, PCl3 प्लस में क्या बना Cl2। अभिक्रिया संतुलित है और सारे क्रिया कारक और उत्पाद किस अवस्था में, किस अवस्था में है। इसके कितने मोल है, 1 मोल, इसके कितने मोल है, और इसके भी कितने मोल है, ये 1 मोल और 1 मोल कितने हो गए, यानी गैसीय उत्पाद के मोल कितने प्राप्त हुए, 2। कितने प्राप्त हुए, 2 में से 1 गया, कितना बच गया 1, कितना बच गया 1। तो डेल्टा एन की पावर यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1, कितनी आ जाएगी 1। क्लियर है, डेल्टा एन का मतलब क्या हुआ समझ गए, डेल्टा एन का मतलब ये है कि ये तो गैसीय उत्पाद की क्या है मोल, गैसीय उत्पाद के क्या है मोल, गैसीय उत्पाद के मोल में से घटाने पड़ते हैं क्रिया कारक के, क्रिया कारक के मोल घटाने पड़ते हैं। क्रिया कारक भी कौन से, केवल गैस, अगर ठोस है तो नहीं लोगे, इधर भी ठोस है तो, इधर द्रव है तो भी नहीं लोगे, उधर द्रव है तो भी, और इधर आपका क्या है जलीय विलीन है तो भी, और उधर जलीय विलीन है तो भी। डेल्टा एन में काम आएगा केवल क्या, गैसीय उत्पाद माइनस गैसीय क्रिया कारक, गैसीय क्रिया कारक। लिखोगे आप केसी की यूनिट बराबर मोल लीटर इनवर्स मोल लीटर इनवर्स, कोष्टक में डेल्टा एन, कोष्टक में डेल्टा एन, कोष्टक में डेल्टा एन, जहां डेल्टा एन बराबर गैसीय उत्पाद के मोल, गैसीय उत्पाद के मोल माइनस गैसीय क्रिया कारक के मोल। इधर देखोगे, जब प्लस का गुणा किया जाता है प्लस के साथ में तो क्या प्राप्त होता है, प्लस, क्या प्राप्त होता है, माइनस का गुणा किया जाता है किसके साथ में तो भी क्या प्राप्त होता है, प्लस। क्या प्राप्त होता है, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस, प्लस गुणा माइनस तो भी माइनस, तो भी माइनस। समझ आ गया, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस। आ जाओ, अभिक्रिया लिखो, अमोनिया निर्माण वाली सारे लिखोगे, लिखो लिखो, N2 प्लस में 3H2, कितना H2, और क्या बनता है 2NH3 बनता है, 2NH3 बनता है। जब ये अभिक्रिया लिखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान लगाना नहीं भूलोगे, ठीक है ना, ये उत्क्रमणीय, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं अपन, साम्य पढ़ रहे हैं, और साम्य में एकल तीर काम में नहीं आएगा, केवल वो आएगा। ठीक है, बताओ ये किस अवस्था में है, और ये किस अवस्था में है, ये किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में।
इसके लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा केसी। क्या लिखना पड़ेगा? केसी। केसी लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा बताओ ऊपर? NH3। NH3 की पावर कितनी? 2। और फिर N2 क्या? N2। और H2 की पावर 3। H2 की पावर 3। ये तो क्या बन गया? केसी। और इस अभिक्रिया के लिए केसी की इकाई लिखोगे तब, इस अभिक्रिया के लिए केसी की इकाई लिखोगे तब। तो फिर याद रखना है आपको क्या लेना है? मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स। और पावर क्या है? डेल्टा एन। देखो इधर, गैसीय उत्पाद के मोल कितने हैं? गैसीय उत्पाद के मोल कितने हैं? 3। 2 है? हाँ 2 है। कितने हैं? 2 माइनस गैसीय क्रिया कारक के मोल कितने हैं? 3 और 1 4। 2 में से 4 गए, माइनस का कितना आ गया? माइनस का 2। यानी डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 2। कितना आया? मोल के ऊपर पावर है प्लस की 1। मोल के ऊपर पावर किसकी है? प्लस की 1 मान सकते हैं अपन। कोई पावर नहीं है तो 1 मान सकते हैं। अगर पावर 0 तो वो 0 होगी। मैंने कहा 1 की पावर 0 तो 1 0 बार लिखा जाएगा। 1 की पावर 0 1 0 बार लिखा जाएगा। इसी प्रकार मैंने कहा कि 1 की पावर 1 है मतलब 1 1 बार लिखा जाएगा। तो यहाँ मोल 1 बार आया मतलब क्या है? मोल की पावर कितनी है? 1 है। अगर इस 1 को -2 से आप गुणा करो, 1 को -2 से गुणा करोगे तो मोल की पावर कितनी आएगी? मोल की पावर आएगी -2। प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस होता है। प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस होता है। क्लियर है बात? यह है मोल की पावर -2। लीटर की पावर कितनी है? माइनस का 1। और माइनस का गुणा होता है किस में आता है? प्लस का। तो 1 को प्लस -2 से गुणा करोगे तो आएगा लीटर की पावर प्लस 2। लीटर की पावर प्लस 2। तो ये केसी की क्या होगी? यूनिट। केसी की क्या होगी? है यूनिट। कौन किसकी केसी की यूनिट होगी? है ये होगी है N2 3H2 यानी अमोनिया निर्माण की जो अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में जो केसी प्राप्त होता है उस केसी की क्या है? ये यूनिट है। मोल इनवर्स 2 और लीटर की पावर 2। मोल की पावर 1 में है ना, प्लस का है। गहराई में अगर प्रश्न पूछेगा, आपसे 4 नंबर छीनने की कोशिश करेगा, वो प्रश्न यही आएगा। केसी में प्रश्न वो यही आएगा। हाँ उतारो। कम फिर कम देवे नहीं। ठीक है, समझ आया? PCl5 वाले की आप लिख के लेके आओगे घर से। PCl5 का विघटन है वो घर से आप लिख के लेके आओगे। कौन सी अभिक्रिया के लिए? ये लिखा है सबने? PCl5 PCl3 प्लस में Cl2। इसके लिए ये सारे क्रियाकारक और उत्पाद जो है गैसीय अवस्था में है। इसके लिए आपको केसी की यूनिट लिखनी है। केसी की इकाई यूनिट। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए केसी अलग आएगा, केसी की यूनिट भी क्या आएगी? अलग आएगी प्रत्येक अभिक्रिया। आज के लिए हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ आई है। और